Hello, Aspen. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richard Sharma, your social science educator. आपने हमारा इंट्रो तो देख ही लिया होगा और बच्चा आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपके लिए कुछ तो नया लेके आए. यस यू आर राइट, हम आपके लिए नए बैचेस लेके आए, नए कोर्स लेके आए आपके टर्म 1 के अकॉर्डिंग. जो भी अपडेटेड सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग. ओके बच्चा, नाउ इसके अंदर हमने आप के लिए इस टाइप से कोर्स तैयार किया है कि सबसे पहले तो हमने क्लास 9th एंड 10th के डिफरेंट बैचेस बना दिए हैं. क्लास 9 का जो बैच है उसका नाम हौसले बैच रखा है हमने, एंड क्लास 10 का नाम क्या है, यलगार बैच. इसके अंदर जो हमारी स्ट्रेटेजी है दोनों के अंदर हमने सेम यूज की है, क्योंकि एज यू नो दैट टर्म 1 में क्लास 9 एंड 10 दोनों के एमसीक्यूज होने वाले हैं. एमसीक्यूज के फॉर्म में ही आपके एग्जाम होने वाले हैं. तो उसके अंदर ऐसा किया है बच्चा हमने कि आपका जो एक चैप्टर है, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर्स आ रहा है उनके हमने 2 वीडियो बनाए. एक वीडियो के अंदर हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं 1 शॉट वीडियो में, एंड देन उसके बाद हम आपको एमसीक्यूज वाली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन. इससे क्या होगा, एक तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा और साथ के साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी किसके लिए, टर्म 1 के एग्जाम के लिए. ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपकी जो भी टेंशन एंड ऑल है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे. और जब आप हमारा 1 शॉट वीडियो देख लोगे, उसके बाद एमसीक्यूज वाला वीडियो करोगे, तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना. एंड देन सॉल्व करने के बाद आप देखना आपने क्या गलती की है या आपको क्या कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको क्या कर दूंगी, वो चीजें क्लियर कर दूंगी. और इसमें भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है. अगर आप नहीं भी क्वेश्चन सही दे पाते हैं प्रॉपर, तो मैं उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दूंगी कि जिसके कारण फिर वो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगे. ओके, और एक और गुड न्यूज ये है आपके लिए, एक तरह से बोलना चाहिए कि ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए नहीं है बच्चा, आपके सारे सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया है. स्पेशली जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपके मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, तीनों के अंदर हमने सेम स्ट्रेटेजी को देखा है. हमारे जो और बाकी के फैकल्टीज हैं वो आपको साइंस एंड मैथ्स इसी फॉर्मेट में पढ़ाएंगे. एज वेल एज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो आपको इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा जो हिंदी, इंग्लिश एंड आईटी है, आईटी मीन्स कंप्यूटर साइंस का आपका जो सब्जेक्ट है, वो भी आपको प्रॉपर मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, पूरे वीडियोस मिलेंगे. तो इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा पैकेज मिलेगा 9th एंड 10th क्लास का. ओके बच्चा, ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात, यूट्यूब चैनल की बात. इसके अलावा आपको पता है कि हमारी वेबसाइट भी है, उस पर हमने आपके लिए फ्री कंटेंट एज वेल एज कुछ चार्जेबल कंटेंट भी रखे हैं. और जो कुछ चार्जेबल कंटेंट है ना बच्चा, उसके प्राइजेस बहुत कम है. ऐसा नहीं है कि उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा, उसके प्राइजेस बहुत कम रखे हैं हमने. तो आप चाहो तो आप उसको परचेज कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी में हमने कंटेंट बना के रखे हैं आपके लिए. और अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हो, चार्ज नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि नहीं आपको पैसे नहीं देना है, तो उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन निकाल के रखा है. फिर आपको एक काम करना है कि आपको हमारी वीडियो देखना है. वीडियो देखने के बाद जिस भी सब्जेक्ट्स का, जिस भी चैप्टर का वो वीडियो होगा, उसके लिंक में आपको उसी चैप्टर के रिगार्डिंग बोलना चाहिए एक तरह से आपको क्विज मिलेंगे. 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास और उनको आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद आपको एक हमारी साइट से सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा. वो सर्टिफिकेट आपको हमारे साथ शेयर करना है. कहाँ शेयर करोगे आप, एक तो इंस्टा और एफबी पे शेयर करोगे विद द हेल्प ऑफ #edugrown.in पे, और साथ के साथ में आप हमें मेल भी करोगे support@edugrown.in पे. ओके बच्चा, तो ये 3 जगह आप हमें क्या करोगे, आपका जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा आप उसको शेयर करोगे, एंड देन हम उसको एक बार वेरीफाई करके, आपको डिपेंड करता है कि आपका लक कितना अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ सरप्राइजेस, कुछ डिस्काउंट एंड ऑल आपको प्रोवाइड करेंगे.
अब ये जो डिस्काउंट होंगे आपको वो डिपेंड करता है आपको कितने % मिल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके बच्चा, तो एक तरह से देखा जाए तो आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या तो अगर आप पैसे देके तो करना चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और यकीन मानिए हमने बहुत कम प्राइस रखा है, कोई भी उसको अफोर्ड कर सके ऐसा प्राइस रखा है। ओके, एंड देन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो अच्छे से देख लीजिए, क्विज में आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, तो दोनों के बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मतलब बोलना चाहिए एक तरह से फ्री कंटेंट मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का। बच्चे ये तो हो गई सारी बातें आपकी कोर्स के रिगार्डिंग की एंड हम क्या क्या करवा रहे हैं सारी चीजें। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि आपको पता है आज मैं कौन से चैप्टर का कौन सी क्लास का वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो एज यू नो दैट क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर हम करने वाले हैं। ओके, उसका ये 1 शॉट वीडियो और कुछ देर बाद ही आपको क्या मिल जाएगा, इसका एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अब मुझे आपसे एक बात और कहनी है कि ये बोल लीजिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आपको पता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। क्या रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ याद आया? आई नो आपको तो पता ही है मैम क्या रिक्वेस्ट करती है। तो मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिसके कारण आपको ऑलरेडी पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी हमारी वीडियो को मिस ना कर पाए। और जब भी आप हमारी वीडियो देखते हैं उसके बाद आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया, आपके लिए यूजफुल थी, तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास। एज यू नो दैट बच्चा कि हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का फुल डिस्कशन करने वाले। ये आपका 1 शॉट वीडियो एंड डोंट वरी, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसके अंदर मैं आपको कोई टॉपिक मिस करवा दूंगी, मैं हर चीज आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप, फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन, नोन फूड क्रॉप, technological and institutional reform, contribution of agriculture of the nation, economic employment and output, and then food security, और आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है impact of globalization on agriculture। ये जो सारे टॉपिक्स हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ओके, सो हम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं क्या क्या बताने वाली हूँ आपको पता ही है, जो इंडिया है वहाँ का जो एग्रीकल्चर, मतलब इंडिया एक तरह से जो सबसे ज्यादा उसका बोलना चाहिए, एक तरह से इंडिया क्या है, हमारी एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री बोली जाती है। ओके, और लास्ट तक आते आते जब तक आप लास्ट स्लाइड तक आप पहुंचेंगे, जब मैं आपको थैंक यू बोलूंगी उस टाइम तक आप देखोगे कि आपको एग्रीकल्चर क्या होती है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, ये आप हर चीज अच्छे से जान चुके होंगे। आपको मतलब आई होप, मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इतना सा भी डाउट ना रहे। ओके, सो अच्छा बच्चा, इसमें से भी आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि एक तो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर एक तरह से क्या बोली जाती है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी बोली जाती है, जो क्या करती है, विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को क्या करती है, वो फूड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। गॉट इट? नाउ अब जो मेन हमारा स्टार्ट होने वाला वो होने वाला टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। ओके, सो the cultivation methods depend upon the characteristic of the physical environment, technology, know-how and social culture practices। ओके बच्चा, यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे, वेट, हाँ यहाँ आपसे क्या बोला जा रहा है, जो भी कल्टीवेशन मेथड आपको देखने को मिलते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि उस एरिया का मतलब बोलना चाहिए फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, वहाँ का सोशो कल्चर प्रैक्टिस जो है वो कैसी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी एरिया का कल्टीवेशन मेथड क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब कहीं ज्यादा बारिश होगी तो उस हिसाब से वहाँ का मेथड होगा, या कहीं ड्राई मतलब बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती होगी तो उस हिसाब से मेथड रहेगा। तो डिपेंड करता है कि वहां का जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, और वो कितनी एडवांस जगह है, वहां कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वहां का कल्टीवेशन ऑफ मेथड क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, नाउ फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप। और जो फार्मिंग है ना वो आप
आपकी सब्सटेंस से लेके कमर्शियल टाइप तक क्या करती है, आपकी वेरी करती है। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। और अगर हम देखते हैं इंडिया की, अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर हम देखेंगे कि फार्मिंग प्रैक्टिस कैसी की जाती है। फार्मिंग के जो सिस्टम है वो डिफरेंट एरिया में कैसा प्रैक्टिस किया जाता है या लोग बहुत कैसे यूज करते हैं। सब लोग एक जैसी फार्मिंग मेथड यूज नहीं करते, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा या कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलने देखने को मिलता है, वही हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो इन दिस केस हमें देखना है टाइप ऑफ फार्मिंग। एज यू नो दैट जो मेन कैटेगरी है वो दो होती हैं आपकी, एक सब्सटेंसेस फार्मिंग बोली जाती है बेटा, एक कमर्शियल फार्मिंग बोली जाती है। ओके, तो टाइप ऑफ फार्मिंग की अगर हम बात करें तो आपकी दो टाइप की होती है, एक सब्सटेंस फार्मिंग और एक होती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। नाउ हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग, इसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज इंटेंसिव। ठीक है, तो सब्सटेंसिंग फार्मिंग को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिव। ओके, और अगर हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो कमर्शियल फार्मिंग का सिर्फ एक ही उसके अंडर सब कैटेगरी है, दैट इज प्लांटेशन। ओके, समझ में आया? टाइप ऑफ फार्मिंग आपकी दो टाइप की है, सब्सटेंसिंग फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ओके, और अगर हम सब्सटेंसिंग फार्मिंग की बात करते हैं तो फिर से दो सब कैटेगरी है उसकी, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कमर्शियल की तो उसकी सिर्फ एक ही सब कैटेगरी है, दैट इज प्लांटेशन। नाउ वन बाय वन करके हम सबको देख लेते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट मेथड है या बोल सकते हैं हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग है, दैट इज प्रिमिटिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी। ठीक है, मतलब जो बहुत ज्यादा बेसिक होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ओल्डेस्ट फॉर्म हमारा बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक है, जो प्राइमरी है, वो ही तो ओल्डेस्ट फॉर्म है आपका। तो हम वहाँ ये देखेंगे जो हमारा पुराना एंशियंट टाइम था या पुराने टाइम पे जब हमारी एग्रीकल्चर होती थी, उस टाइम पे फार्मिंग का कौन सा मेथड यूज किया जाता था, तो जो प्रिमिटिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग बोलेंगे हम उसे। दिस टाइप ऑफ मेथड इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। और अभी भी बोला जा रहा है इस टाइप की जो फार्मिंग है आपकी, अभी भी कुछ इंडिया के कुछ एरिया में क्या की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। ओके, सब जगह तो नहीं की जाती बच्चा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्राइमरी मेथड था, तो ऑब्वियसली बात है अब इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो सब लोग यूज नहीं करते, बट कुछ जगह अभी भी क्या किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। नाउ primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tool like hoe, dow and digging stick and family community labor। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपका, ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग है ना, वो अभी छोटे छोटे से एरिया में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर प्रैक्टिस की जाती है। और जो पुराने टाइप के आपके बोलना चाहिए एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी टाइप से क्या किया जाता है, आज भी ये प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, जो पुराने टाइप के आपके औजार हुआ करते थे ना, उससे क्या किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। अभी नई टेक्नोलॉजी को वहां इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। और साथ के साथ में वो लोग जो है वो क्या करते हैं, जो लेबर होते हैं या तो वो उनकी फैमिली के ही होते हैं या कम्युनिटी के लेबर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और को हायर एंड ऑल किया जाता हो। नाउ this type of farming depend upon monsoon, natural fertility of the soil and suitable for other environmental condition of the crop grown। ठीक है, अब ये जो इस टाइप की फार्मिंग होती है ना आपकी प्रिमिटिव वाली, इस टाइप की फार्मिंग के अंदर क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों मानसून के ऊपर डिपेंड करती है? क्योंकि बच्चा एज यू नो दैट ये जो आपकी फार्मिंग है वो हम क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव मेथड से यूज कर रहे हैं। राइट, जब हम प्रिमिटिव मेथड से यूज कर रहे हैं तो हमारे पास वहां टेक्नोलॉजी नहीं है, या हम उधर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपका फार्मिंग डिपेंड करेगी किसके ऊपर, डिपेंड करेगी वहां के मानसून के ऊपर, वहां की जो नेचुरल फर्टिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगी सॉइल की, और सुटेबल फॉर अदर एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, और साथ के साथ में वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, इन सब के ऊपर वहां की फार्मिंग या वहां कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाएगा वो डिपेंड करेगा आपका। समझ में आया आपका? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मानसून के ऊपर, नेचुरल फर्टिलिटी, सॉइल मतलब जो भी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी उसके ऊपर, और सुटेबल किसके ऊपर सुटेबल करेगी, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद
इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग जो होती है ना, उसी को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। गॉट इट बच्चा, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। नाउ farmers clear a patch of land and produce cereal and other food crop। जो हमारी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है या प्रिमिटिव का एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो फार्मर होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक जो एरिया है, छोटा सा एरिया है, या हम बोल सकते हैं पैच ऑफ लैंड है, जो उसको क्या किया जाता है, पहले क्लियर कर दिया जाता है, पूरी तरीके से पहले साफ किया जाता है उसे, एंड देन उसके ऊपर वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सीरियल को या फिर अदर फूड क्रॉप्स को। ओके, when the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation। okay, अब क्या बोला जा रहा है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, पहले जो भी पैच ऑफ लैंड था उसको पहले क्लियर कर दिया, उसको अच्छे से साफ कर दिया, एंड देन उसके ऊपर या तो सीरियल या फिर अदर क्रॉप जो भी होते हैं उसको क्या किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब उसके बाद ऐसा करा, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना वो क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एज यू नो दैट हम कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, और हमने ऊपर ही देखा था कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, मानसून के ऊपर, जो भी नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है उसके ऊपर। अब हम उसको जब बार बार यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर बार बार फार्मिंग कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक टाइम के बाद क्या होगा, वो जो लैंड ऑफ एरिया होगा आपका, उसकी जो सॉइल है ना उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब जब वो फर्टिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है तो फार्मर क्या करते हैं, फार्मर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, क्या करते हैं, फार्मर एक जगह से, अब जहां वो कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, अब वहां के सॉइल की फर्टिलिटी आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके, और फिर से वो क्या करते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद वहां का जो एरिया होता है उस लैंड को फिर से क्या करते हैं, पूरी तरीके से क्लियर करते हैं, और फिर से उसके ऊपर क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। ओके, इसी को हम बोलते हैं एक तरह से शिफ्टिंग बोलना चाहिए, शिफ्टिंग फार्मिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और इसी को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। गॉट इट बच्चा, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे किया जाता है ये आपका। नाउ it is known by different name in the different part of the country, और as you know that ये जो आपका बोलना चाहिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है ना, वो हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट एरिया में इसका डिफरेंट नेम है। ओके, एक चीज तो समझ में, क्या बोला मैंने आपसे कि ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है आपका, वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में इसका नाम चेंज हो जाता है। मेथड वही होता है, वही चीज होती है, सिर्फ क्या हो जाता है, नेम चेंज हो जाता है। देखते हैं किस स्टेट में क्या क्या नाम होता है इसका। ओके, नाउ इट इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, तो जो झूमिंग पैटर्न है या झूमिंग एग्रीकल्चर है, उसको झूमिंग कहाँ बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोला जाता है। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं आपका स्लैश एंड बर्न वाला जो आपके एग्रीकल्चर है ना, बोल क्या सकते हैं, है ही स्लैश एंड बर्न वाला जो एग्रीकल्चर है उसी का नाम है झूमिंग, जो कहाँ बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। सॉरी, लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, बट इसके अंदर क्या होता है, जो इस टाइप का एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस होती है ना बच्चा, इसके अंदर क्या होता है, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन मानसून, और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसके ऊपर डिपेंड करती है, मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पानी अच्छा आएगा, मानसून अच्छा रहेगा तो इज गुड, नहीं रहेगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन अ फ्यू पार्ट ऑफ इंडिया, बट इस टाइप की जो फार्मिंग है ना वो कुछ ही जगह अब यूज की जाती है, क्योंकि अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, और जो इंडियंस भी है वो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तो वो भी टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, फार्मिंग को एक अच्छे लेवल तक करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे डिफरेंट नेम ऑफ बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन। अब हम देखेंगे जो मतलब जो बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन है आपका, वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में उसको किस नाम से बुलाया जाता है। ओके, सो बेटा दिस इज द चार्ट। ओके, आप इसको एक बार पढ़ लेना, लर्न करने की जरूरत नहीं, आप इसको 2-3 बार रीड करोगे, वैसे भी आपको एमसीक्यूज आने हैं तो आपको 2-3 बार आप रीड करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन से स्टेट में उसको क्या बोला जाता है। इससे काफी चांसेस है आपका कि एक तो एमसीक्यूज आना ही चाहिए
कि आपका है ना ये जो स्लैश एंड बर्न करके जो एग्रीकल्चर है उसको किस एरिया में क्या बोला जाता है। ठीक है, आप वो किसी का भी पूछ सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पूछ सकते हैं, मणिपुर का पूछ सकते हैं, छत्तीसगढ़ का पूछ सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये किसकी बात कर रही हूँ, इंडिया के। हम अभी इंडिया के स्टेट में इसको क्या क्या बोला जाता है वहां की बात कर रहे हैं। ओके, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करना और इसको आप पढ़ लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ अब हम वर्ल्ड की बात करें। हमने देख लिया इंडिया के अंदर इसको क्या क्या बोला जाता है, वर्ल्ड के अंदर इसका क्या क्या नाम है वो भी आपको दिया गया है, तो एक बार आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं पढ़ के इसलिए नहीं बता रही हूँ बच्चा, एज यू नो दैट ये वन शॉट वीडियो है और ये ऑलरेडी आप देख रहे हो कि मतलब बोलना चाहिए कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बिकॉज एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा रीड ही करना है, तो वो आप खुद से कर लेंगे। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंटेंसिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग। हमने देखा था सब्सटेंसिंग फार्मिंग में हमारा दो टाइप के थे, एक प्रिमिटिव और इंटेंसिव। अब हम इंटेंसिव बोलना चाहिए सब्सटेंसिंग फार्मिंग के बारे में देखेंगे। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपका, इस टाइप की जो फार्मिंग होती है ना वहां वो कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, जहां हाई पॉपुलेशन होती है। ठीक है, इंटेंसिव की अगर हम बात करें तो इस टाइप की जो फार्मिंग है वो कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में क्या किया जाता है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसको क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर हायर प्रोडक्शन। यहाँ क्या किया जाता है, आपका बायोकेमिकल जो होता है उसका हाई डोज दिया जाता है। ठीक है, बायोकेमिकल का हाई डोज दिया जाता है और वहां इरिगेशन भी प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप जितने अच्छी क्वालिटी की सीड्स, जितने अच्छी आप बोलना चाहिए आपका फर्टिलाइजर या बायोकेमिकल इनपुट्स आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा क्या लगेगा, उसके अंदर पानी लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है जिसके कारण प्रोडक्शन आपका क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके। गॉट इट, इंटेंसिव और उसमें डिफरेंस समझ में आया। वो प्रिमिटिव है, उसके अंदर हम इन सारी चीजों का यूज नहीं करते हैं आपका कि हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल का यूज कर रहे हैं, हम इरिगेशन का यूज कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। इसके अंदर हम एक तरह से बोल सकते हैं इन शॉर्ट जो अभी न्यू चीजें आई हैं, ठीक है, या मॉडर्नाइज जो हुआ है उससे रिगार्डिंग चीजों को हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। नाउ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स क्या, हमने ये तो देख लिया प्रिमिटिव क्या होती है आपकी, एज वेल एज आपकी इंटेंसिव क्या होती है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, the land is divided into many holding by the right of inheritance leading the intensive pressure on the land for the maximum output। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है ना वो ये देखी जा रही है राइट ऑफ इनहेरिटेंस की, क्योंकि क्या होता है ना बच्चा, मान के चलो पहले कोई एक फैमिली थी, ठीक है, वो जो भी आपका जितना भी एरिया था लैंड का वो किसी एक के अंडर में आता था, राइट। अब क्या हुआ, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे कि एज यू नो दैट जो कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों के नाम पे होती है। ठीक है, अब पेरेंट्स थे तब मान के चलो जो भी एरिया था आपका वो एक के अंडर में था, अब उसके दो बच्चे हैं या तीन बच्चे, तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो उससे भी क्या जा रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे बोला जाता है इंटेंसिव प्रेशर ऑन द लैंड फॉर द मैक्सिमम आउटपुट, जिसके कारण लोग बाग है ना उस छोटी सी लैंड के ऊपर ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या आ सके, आउटपुट आ सके। ठीक है, द लैंड इज डिवाइडेड इनटू मेनी होल्डिंग, जो लैंड है वो डिवाइड की जाती है आपकी मेनी होल्डिंग, बहुत सारे जने लेने के लिए होती है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, डिपेंड करता है किसके कितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, लीडिंग द इंटेंसिव प्रेशर ऑन द लैंड फॉर द मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, जो क्या करता है, एक तरह से आपका लीडिंग करता है इंटेंसिव प्रेशर को लैंड के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए। नाउ अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टाइप था कमर्शियल फार्मिंग। So in this crop are mainly grown for commercial purpose। इस टाइप की जो आपकी क्रॉप होती है वो किस लिए यूज की जाती है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है। ठीक है बच्चा, इट इज प्रैक्टिस ऑन लार्ज पीसेज ऑफ लैंड ऑन साइंटिफिक एंड कमर्शियल लाइन यूजिंग मशीन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये क्या किया जाता है आपका, ये लार्ज पीस ऑफ लैंड पे आपका क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, साथ के साथ में कुछ साइंटिफिक और कमर्शियल लाइंस को यूज करते हुए या फिर साइंटिफिक जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या नई नई मशीन्स आई है उनका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इसका कमर्शियल फार्मिंग की क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एक तो याद रखना है आपके इसके अंदर कितना क्या पार्ट याद रखना है,
कि जो लार्ज पीस ऑफ लैंड है हम उसका यूज करते हैं, उसके अंदर साइंटिफिक, कमर्शियल और जो भी आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीन्स आई है उन सब का हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। ओके, दिस इज हायर यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट, एग्जाम्पल HYV सीड्स। HYV का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे बताइएगा। आप बहुत टाइम से HYV का फुल फॉर्म पढ़ते आ रहे हैं बच्चा, कमेंट में करके बताइएगा। अगर नहीं याद आएगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देर इज हायर यूज ऑफ, यहाँ ऑब्वियसली बात है हमने पहले ही देख लिया है कि यहाँ साइंटिफिक, कमर्शियल, मशीन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनका यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, ठीक है, जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट है हम उनका यूज करते हैं। जैसे कि HY जो हाई क्वालिटी की सीड्स होती है वो हमने यूज कर लिया, आपका फर्टिलाइजर यूज करा, एग्रीकल्चर बोल रही हूँ, इरिगेशन आपका यूज करा। इसके अलावा जो भी आपकी अभी जो भी मॉडर्न मशीन मशीन जो भी आई है उनका हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, समझ में आया आपको बच्चा। नाउ द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब बट जो कमर्शियलाइजेशन का एक तरह से फैक्टर होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए या रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका, वो वेरी करता है एक रीजन से अनदर में, ठीक है। डिपेंड करता है वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, वहाँ का मतलब वहाँ की चीजें कितनी अच्छी हैं, वहाँ का क्लाइमेट या मेन टेक्नोलॉजी एंड ऑल वहाँ कितना अच्छा, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो डिपेंड करता है। ओके, नाउ राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब वाइल इन उड़ीसा इट इज सब्सटेंस क्रॉप, ठीक है। अब ये नहीं है जरूरी बच्चा कि अगर हमने बोला कि किसी के लिए मतलब किसी स्टेट के अंदर कोई सब्सटेंस क्रॉप है तो वो पूरी इंडिया के लिए सब्सटेंस क्रॉप हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है, हो सकता है जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है आपका जो राइस है वो पंजाब के लिए कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। राइस क्या है, पंजाब के लिए कमर्शियल क्रॉप है। अगर वहीं हम उड़ीसा की बात करेंगे तो उसके लिए क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है ये, ठीक है। एग्जाम्पल प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोला जा रहा है आपका, जो भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो। इसके बाद अब हम देखेंगे प्लांटेशन के बारे में। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन क्या है, एक तरह से ये कमर्शियल फार्मिंग का ही क्या है, पार्ट है। अभी मैंने आपको कमर्शियल फार्मिंग बता रही थी तो ये बताया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। लाइक ये क्या है आपका, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो अब हमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली में प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता क्या है। तो प्लांटेशन क्या एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग का ही क्या है, टाइप है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग it is the type of farming in which a single crop is grown on a large area। इसके अंदर क्या होता है आपका, एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है सिंगल क्रॉप को। ओके, द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो प्लांटेशन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह से हैज एन इंटरफेस, वो इंटरफेस है किसका, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इंटरफेस क्या है आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का, तो क्या है आपका, प्लांटेशन क्या प्रोवाइड करता है, हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। नाउ प्लांटेशन यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, ठीक है। अब जो प्लांटेशन होता है ना उसमें मतलब ऑब्वियसली बात है हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो कैपिटल तो लगेगी, पैसा तो लगेगा क्योंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जितनी ज्यादा हम एग्रीकल्चर के, हम किसी भी फील्ड की बात करें, जितना ज्यादा आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करोगे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, आपका पैसा लगेगा। तो यहाँ ये बोला जा रहा है प्लांटेशन जो है वो कैपिटल इंटेंसिव इनपुट है, ठीक है। कैसा है वो, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट है विद द हेल्प ऑफ, और ये कौन करता है आपका, जो भी माइग्रेंट लेबर्स होते हैं ना आपके, जो भी मजदूर होते हैं जो कि बाहर से आए हुए होते हैं, बाहर इन द सेंस इंडिया के बाहर के नहीं बच्चा, जैसे कि स्टेट के गाँव से कुछ लोग नहीं काम है उनके यहाँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं इस एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो होता है आपका, इसलिए क्या बोला जा रहा है, माइग्रेंट लेबर के हेल्प के थ्रू क्या किया जाता है, ये करा जाता है। All the producer is used as raw material in respective industry। और साथ के साथ में जो भी क्या किया जाता है आपका, all the produce, जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है आपका, वो किसके अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, वो भी उसकी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। जिसको जैसा चाहिए होगा वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बेटा प्रोड्यूस की स्पेलिंग गलत है तो आप थोड़ा सा सही कर लेना, ओके।
नाउ टी प्लांटेशन इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, ठीक है। अगर हम बात करें आसाम और नॉर्थ बंगाल की, अगर हम बात करें आपका वेट, तो बच्चा हम क्या देख रहे थे कि टी प्लांटेशन जो है वो आपका कहाँ होता है, आसाम और नॉर्थ बंगाल के अंदर, ओके। नाउ कॉफी प्लांटेशन की बात करें तो मैक्सिमम कर्नाटका के इधर देखने को मिलता है। बनाना प्लांटेशन आपका सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, रबर प्लांटेशन केरला में, और बंबू प्लांटेशन जो होता है आपका वो कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि टी प्लांटेशन कौन कौन से स्टेट में देखने को मिलता है, तो यू हैव टू नो अबाउट इट, ठीक है। इससे भी आपके वन वर्ड के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सो अब इसमें चैप्टर में एक चीज है आपको बच्चा कि ऑब्वियसली बात है कि ये एमसीक्यूज है आपका जो टर्म 1 है, तो इससे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें थोड़ा सा लर्निंग का थोड़ा सा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना है, थोड़ा सा भी आप इसको 4-5 बार एक बार रीड कर लोगे ना, तो ये आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि जब एमसीक्यूज होता है तो आपके सामने क्वेश्चन भी रहता है और आंसर भी रहता है, सिर्फ आपको उसमें से चूज करना होता है, ठीक है। तो आई नो दैट इतने तो इंटेलिजेंट आप लोग हो ही सब कि आप लोग ये चीज तो अच्छे से करोगे, राइट। नाउ अब हम देखते हैं, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, a well developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industry and market play an important role in the development of plantation, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका कि सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है तो वहां का जो नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है, वो भी क्या होनी चाहिए, इस एरिया की डेवलप होनी चाहिए, वेल डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो वो आपका काम करेगा ना, अदरवाइज कैसे काम करेगा। मान के चलो कि हमने माना ये इंटेंसिव है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपके यहाँ वो नेटवर्क नहीं है ट्रांसपोर्ट का या कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आप, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए बोला जा रहा है इसके लिए क्या होना चाहिए आपका, वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कनेक्टिंग दी प्लांटेशन एरिया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। और जो भी आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मार्केट है, वो ही आपका सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है प्लांटेशन की, जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है उसको क्या करने में, डेवलप करने में, ओके। क्योंकि एज यू नो दैट ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है, आपकी लेबर भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें से प्रॉफिट अच्छा खासा होता भी है, तो उसके लिए इन सारी चीजों का क्या करना रखता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है, ओके। नाउ अब हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। सो the physical diversity and probability of cultures in India, ठीक है। हम देखेंगे क्या क्या हमारे यहाँ कितनी डिफरेंट आपकी बोलना चाहिए डाइवर्सिटी एंड कल्चर देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। These are also reflected in agriculture practice and cropping pattern in the country, ठीक है। और ये सिर्फ आपको है ना फिजिकल डाइवर्सिटी एंड ऑल या कल्चर के अंदर तो देखने को मिलती ही है डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर हर चीज में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी बच्चा, ठीक है। भले वो क्लाइमेटिकल कंडीशन हो आपकी, या फिर हमारा बोलना चाहिए फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हो आपका, या रिलीजन हो, या फिर कोई भी ट्रेडिशनल हो, फेस्टिवल हो, हर चीज में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यही तो इंडिया की खूबसूरती है, राइट। तो ये चीजें आपको क्या बोला जा रहा है, आपको क्रॉपिंग पैटर्न जो है ना इंडिया का, उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। नाउ तो हम देखते हैं इंडिया के क्रॉपिंग सीजन की या क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो आपके कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ओके। फर्स्ट वन इज कॉल्ड राबी क्रॉप, सेकेंड वन इज कॉल्ड खारिफ क्रॉप, एंड थर्ड वन इज क्रॉप जेड क्रॉप, ठीक है। तो इंडिया के 3 टाइप के आपके क्रॉपिंग सीजन या क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, राबी, खारिफ एंड जेड, ओके। नाउ वन बाय वन हम देखते हैं। सो सबसे पहले राबी क्रॉप के बारे में हम देखते हैं। राबी क्रॉप आर सोन, ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर।
अगर हम राबी क्रॉप की बात कर रहे हैं, आपकी कहाँ गया पेन आपका, ये रहा, ठीक है। अगर हम राबी क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो वो विंटर के अंदर क्या किया जाता है, सो किया जाता है, ठीक है। विंटर के अंदर उसकी मतलब बोलना चाहिए एक तरह से फार्मिंग इसकी क्या की जाती है, स्टार्ट की जाती है, सीड को बोया जाता है आपकी, ठीक है। जो कि टाइमिंग क्या बोला जा रहा है, विंटर में आपका अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में, ओके। तो पूछा जाए राबी क्रॉप कब सो किया जाता है, कब उसको बोया जाता है, तो विंटर में उसको सोन किया जाता है अक्टूबर टू दिसंबर में, ठीक है। अब हम बात करें हार्वेस्ट की, उसकी जो फसल होती है उसको कब काटा जाता है। हार्वेस्ट की अगर हम बात करें तो वो किया जाता है आपका समर में सॉरी जो आपका टाइम क्या, अप्रैल टू जून का, ठीक है। तो राबी क्रॉप आपको पता होना चाहिए, सोन कब किया जाता है, विंटर में अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्ट कब किया जाता है, समर में अप्रैल टू जून। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स है, ओके। नाउ though these crops are grown in large part of the India state from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and the Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crop, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इस टाइप के जो क्रॉप है, राबी टाइप के जो हमारे क्रॉप्स हैं, वो हमारे इंडिया के मैक्सिमम या बोल सकते हैं लार्ज पार्ट में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। आपका स्टेट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ नहीं, पहले मैं स्टेट की जगह आपको बोलती हूँ, जो भी आपका एरिया है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा इसको ग्रो किया जाता है। एग्जाम्पल स्टेट की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जो भी आपके ये नाम दिए गए हैं, यहाँ आपका क्या किया जाता है, आपका इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, व्हीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ में जो भी अदर राबी क्रॉप्स हैं आपके, उसके लिए इंपॉर्टेंट, उसके ग्रो के लिए, उसको उगाने के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। गॉट इट बच्चा। एक तो ये लार्ज पार्ट ऑफ ये ग्रो किया जाता है लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये आपके स्टेट है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। यहाँ आपको व्हीट की और जो अदर राबी क्रॉप है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, ओके। नाउ एबिलिटी ऑफ precipitation during winter month due to the western temperate cyclone helps in the success of these crop, ठीक है। आपने देखा होगा ना बच्चा कि विंटर के टाइम में भी थोड़ा बहुत है ना, बोला जाता है आपका पानी गिरता है, ठीक है। रेनफॉल होती है विंटर के टाइम में, थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती होगी, है ना। तो वो जो आपकी बोलना चाहिए विंटर के टाइम पे आपका रेनफॉल होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, वो आपका वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है, ठीक है। अब वो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से हो तो रहा है, बट उसके कारण आपका जो एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, इस टाइप की जो फार्मिंग होती है, इस टाइप के जो क्रॉप होते हैं ना, उसके अंदर बहुत हेल्प मिलती है, ओके। उसके कारण ये जो क्रॉप होते हैं, बोलते हैं ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, और सक्सेस आपको एक तरह से बोलना चाहिए इसके अंदर होती है, ठीक है। समझ में आया कि आपका जो एबिलिटी है प्रेसिपिटेशन की विंटर के टाइम पे, जो किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होती है, वो क्या करती है, आपकी हेल्प करती है सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप, ओके। नाउ the success of the green revolution in Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh and part of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crop, ठीक है। जो भी हमने आपके क्रॉप के बारे में अभी पढ़ा है, वो क्या बोला जा रहा है, एक तरह से यहाँ क्या किया गया आपका, यहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका किया गया वो सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ है, ठीक है। तो द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ सक्सेस हुआ है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड फोर्थ इज कुछ पार्ट है आपके राजस्थान के वहां, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और सम पार्ट ऑफ राजस्थान हैज आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये भी क्या एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी हमने राबी क्रॉप के बारे में पढ़ा है, जो भी मैंने आपको पिछला मतलब जो आपकी प्रीवियस स्लाइड थी उसके अंदर बताया था, उसके अंदर ये भी क्या करते हैं, एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो उसके। नाउ अब हम खारिफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different part of the country and these are harvested in September to October, ठीक है। अब बच्चा जो खारिफ क्रॉप होता है ना आपका, ठीक है, ये कब होता है, ऑन सेट ऑफ द मानसून। ऑन सेट ऑफ द मानसून का मतलब होता है जो स्टार्टिंग होती है ना मानसून के, उस टाइम पे
डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। एंड दीज आर हार्वेस्ट, और ये कब हार्वेस्ट होता है आपका, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ओके। इसको हम कब ग्रो करते हैं बच्चा, खरीफ क्रॉप को हम कब ग्रो करते हैं, जो भी मानसून का ऑनसेट का मतलब होता है आपको जो स्टार्टिंग होती है ना उसमें, ठीक है। तो वहां आपको स्टार्टिंग तो लिखने को आएगा नहीं, तो इसलिए आपको ये वर्ड याद रखना है, ऑनसेट ऑफ मानसून, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, और उसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट क्रॉप, अगर इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्रॉप की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर या अरहर की दाल भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ठीक है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्रॉप है, किसके, खारिफ, मतलब खारिफ के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपके, ओके। नाउ some of the most important rice growing region are Assam, West Bengal, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra, particularly the Konkan coast along with उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। अब यहाँ ये बोला जा रहा है बेटा, जो राबी क्रॉप है आपका, सॉरी खारिफ क्रॉप जो है, वहां आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से बोला जा रहा है, राइस को बोला जा रहा है, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग। तो जो राइस ग्रोइंग एरिया है उनके कौन कौन से स्टेट में आपका सबसे ज्यादा मतलब बोलना चाहिए राइस का ग्रो होता है, वो आपका दिया गया है, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा, या फिर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से एरिया में होता है आपको पता चल जाएगा, ओके। Now, recently paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana, ठीक है। पहले तो इस एरिया में आपके ये जो ऊपर मैंने नाम बताए हैं आपके, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ द उड़ीसा, आसाम एंड ऑल, जो भी पूरे नाम है आपके, वहां तो होता ही था इंपॉर्टेंट, बट कुछ टाइम से देखा जा रहा है ये पंजाब और हरियाणा का भी इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गया है, ओके। नाउ in states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crop of paddy are grown in a area. As you know that जो हमारा राइस होता है ना, पेडी क्रॉप बोल लो, राइस बोल लो, वो क्या होता है, उसकी बहुत वैरायटी होती है, ठीक है। आपने सुना होगा कौन कौन सी होती है, बासमती होती है आपकी एक तो, ठीक है, दुबराज होती है आपका, एक काली मूछ होती है आपकी, और पता नहीं और भी बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। तो चावल की बहुत वैरायटियां आती है, ठीक है। तो उसी में से बोला जा रहा है जो पेडी के 3 क्रॉप हैं जो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के अंदर। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए बच्चा, इस पे भी आपका MCQ जरूर बनता है, ठीक है। तो क्या क्या नाम है उसका, ओस, अमन एंड बोरो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका जो स्टेट के नाम क्या है, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। आसाम में आपका ओस, वेस्ट बंगाल में आपका अमन और उड़ीसा में आपका बोरो, ठीक है। नाउ अब हम ज़ेद देखेंगे। In between the Rabi and the Kharif season, there is a short season during the summer month known as the Zaid season, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा था कि समर और विंटर के अंदर क्या होता है आपका, खारिफ और क्या बोलना चाहिए आपका, राबी क्रॉप का ग्रोन एंड हार्वेस्ट होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था। अब उसके बीच में ये छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम रहता है ना, शॉर्ट सीजन जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेड सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब आता है, ये राबी और खारिफ सीजन के बीच में जो टाइम गैप बच जाता है, उस टाइम पे शॉर्ट सीजन होता है, समर के टाइम पे आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, जेड सीजन बोलते हैं, ओके। और उस टाइप पे आप देखते होगे, उसी टाइप पे आपका वाटरमेलन, मस्क मेलन, आपका कुकुम्बर और कुछ वेजिटेबल एंड फूड क्रॉप स्पेशली उस टाइम पे आपको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस, ये कुछ क्रॉप है आपके जो कि आपको जेड सीजन में देखने को मिलते हैं। वाटरमेलन, वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूजा, ठीक है। मास्कमेलन खरबूजा आपका होता है। कुकुम्बर आपको पता ही है, ककड़ी, और कुछ वेजिटेबल होती है जो उसी टाइम पे देखने को मिलती है, फूडर क्रॉप्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपको क्या कब देखने को मिलती है, जेड सीजन में ही देखने को मिलती हैं। शुगर केन टेक ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ ग्रो, ठीक है। शुगर केन भी एक तरह से आपका बोला जाता है, बट ये जो शुगर केन है आपका, वो क्या होता है एक तरह से, मतलब वो तो पूरा ईयर ही ले लेता है, क्योंकि इसको मतलब बोलना चाहिए 9-10 महीने लगते हैं इसको प्रॉपर तरीके से ग्रो होने में, ठीक है। ये एक तरह से एक्सेप्शनल हम बोल सकते हैं। ये मैंने आपके लिए बच्चा बोलना चाहिए एक तरह से टेबल बना के रख दिया है, तो आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ओके, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं मेजर क्रॉप की, ठीक है। आप क्या क्या करना है बच्चा, आप
पोज करो वीडियो को, और उसके बाद अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके लिए इजी होगा। और अगर आपको इसके खुद के नोट्स बनाने तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में। सो ओ ओ ओ ओ ओ पढ़ा ही नहीं हो, मैंने स्लाइड को ऊपर कर दिया। अरे हाँ, a variety of food and non-food crops are grown in different part of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices। क्या बोला जा रहा है आपका कि फूड और नॉन फूड क्रॉप की आपको वेराइटी बहुत सारी देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। जो भी हमारा इंडिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग अलग फूड और नॉन फूड क्रॉप्स की वैरायटी देखने को मिलती है, जो कि डिपेंड करती हैं वहां के सॉइल की वेरिएशन के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर और कल्टीवेशन प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है बच्चा। नाउ अगर हम मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया की बात करते हैं तो आपको ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ग्रेन मतलब कि जिसके अंदर दाने होते हैं, लाइक राइस, व्हीट, मिल्स, मेज एंड पल्सेस। इसके अलावा आपका दूसरा होता है फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन, ठीक है। तो जो ग्रेन के अलावा आपके फूड क्रॉप है, शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड ऑल। और थर्ड कैटेगरी आपकी आती है, वो आती है नॉन फूड क्रॉप करके, ओके। अब हम वन बाय वन करके तीनों कैटेगरी को देखने वाले हैं। सो सबसे पहले जो है वो हमारा है ग्रेन्स। ग्रेन्स के अंदर भी जो सबसे पहले हम वैरायटी देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं बच्चा, राइस की। तो राइस को क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट खारीफ क्रॉप बोला जा रहा है इंडिया का, ठीक है। राइस को क्या बोला जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो मेरा पेन पता नहीं कहां चला जाता है, ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट खारीफ क्रॉप बोला जा रहा है इंडिया का। इंडिया होल्ड सेकेंड पोजीशन इन राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। इंडिया राइस के अंदर कौन सी पोजीशन रखता है, सेकेंड, और किसके बाद, आफ्टर चाइना। कल्टीवेशन की बात करें कि उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, तो अगर उसकी बात करें तो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। क्या चाहिए होता है बच्चा, हाई टेम्परेचर, जो कि 25 डिग्री या उससे ज्यादा अबव होना चाहिए। ह्यूमिडिटी भी उसको अच्छी खासी चाहिए होती है, और रेनफॉल भी उसको अच्छी खासी चाहिए होती है। रेनफॉल कितनी चाहिए होती है आपके, 100 सेंटीमीटर के करीब उसको रेनफॉल चाहिए होती है, ठीक है। तो 3 चीजें देखी हमने इसके, एक तो हाई टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इसको, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा का। ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए इसकी, और रेनफॉल इसका कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है। मतलब रेनफॉल भी अच्छी खासी होनी चाहिए। नाउ development of dense network of canal irrigation and tube well made possible to grow rice in area of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western UP and part of Rajasthan, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है बच्चा कि मान के चलो कुछ एरिया के अंदर आपका प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता, ये कम होता है रेनफॉल, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है, एक तरह से नेटवर्क बनाया गया है कैनाल इरिगेशन का और ट्यूबवेल का, जिसके कारण जहां रेनफॉल कम भी होती है उसके बाद भी वहां हम राइस क्या कर सकते हैं, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां ह्यूमिड अच्छी खासी है, वहां गर्मी अच्छी खासी होती है, आपकी टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है। बस दिक्कत क्या जा रही थी आपकी, पानी की। तो पानी की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, जो भी कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल का जो नेटवर्क है उसको अच्छे से डेवलप करके, ठीक है। तो वहां भी अब राइस का बोलना चाहिए एक तरह से ग्रो करना क्या हो गया आपका, इजी हो गया। नाउ अब ये कुछ एरिया है जहां आपके बोलना चाहिए क्या मतलब वहां सबसे ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है। फर्स्ट जो है वो है आपका प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। सेकेंड वन इज प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। एक तो नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात हो रही है। फिर बोला जा रहा है कोस्टल एरिया पे एक आपका देखा जाता है, और डेल्टेटिक जो रीजन है आपका, इरिगेटेड राइस इज प्रोड्यूस इन, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान। गॉट इट। तो इन एरिया में क्या होता है आपका, अच्छा खासा ग्रो होता है आपका क्या, राइस। नाउ अब हमारा जो सेकंड है वीट, हम उसको देखेंगे। तो वीट जो है आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये आपका, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है, मेन फूड क्रॉप बोला जा रहा है नॉर्थ का और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का।
द राबी क्रॉप रिक्वायर्ड अ कूल ग्रोइंग सीजन, ठीक है। राबी क्रॉप जो होता है उसको कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, उसको कूल ग्रोइंग सीजन रिक्वायरमेंट होता है। रेनफॉल इसको कितनी चाहिए रहती है, 50 to 75% इसको रेनफॉल चाहिए रहती है एनुअली। और साथ के साथ में उसको रिपिंग के टाइम पे, ठीक है, जब वो पकने वाला होता है, रिपिंग के टाइम पे क्या होता है, उसको सनशाइन अच्छी खासी चाहिए होती है, ठीक है, मतलब कि धूप वूप उसको प्रॉपर चाहिए होती है। ओके, तो राबी क्रॉप की अगर हम बात कर रहे थे तो ग्रोइंग के लिए उसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं ये हमारा विंटर के टाइम पे हम इसको सोन करते हैं, ठीक है। और जो उसका एनुअल रेनफॉल है वो 50 to 75 के बीच में होना चाहिए आपका। और जब इसका रिपिंग का टाइम आता है, ठीक है, या हार्वेस्ट के टाइम का थोड़ा सा पहले का जो टाइम होता है वो तब क्या चाहिए होता है उसको प्रॉपर सनशाइन चाहिए होता है, ठीक है। नाउ ग्रेट ग्रोइंग रीजन आर, अगर हम देखा जाए कि हमें है ना वीट कहाँ सबसे ज्यादा मतलब ग्रो करते हैं, तो वो आपका गंगा सतलज प्लेन जो कि नॉर्थ में है, और दूसरा आपका वेस्ट ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, ठीक है। एक तो नॉर्थ का गंगा एंड सतलज प्लेन, और आपका डेक्कन का जो वेस्ट और ब्लैक सॉइल है ना वहां। और अगर हम स्टेट की बात करें, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ व्हीट, तो वो कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ओके बच्चा, नाउ ये आपका फिर से मैंने चार्ट बना के रखा है जिसके अंदर आपको राइस एंड व्हीट के बारे में इजीली दिया गया है, तो आप देख सकते हो। राइस को स्टेबल क्रॉप बोलते हैं, व्हीट को सीरियल क्रॉप बोलते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो आपका कितना वेरी करता है, रेनफॉल कैसा चाहिए होता है, कौन कौन से सीजन का क्रॉप होता है, कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रो करता है। ओके, आप इसको पोज करके इजिली अच्छे से या नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एज यू नो दैट। अब हम बात करते हैं मिल्स की। तो मिल्स की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा इसके अंदर भी आपके 3 टाइप के क्रॉप एक तरह से हम बोल सकते हैं आते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी, ठीक है। तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर दी इंपॉर्टेंट मील्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट मिल थे आपका ज्वार, बाजरा एंड रागी। These are known as coarse grain and have very high nutrition value, ठीक है। ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा दरदरे टाइप के होते हैं बच्चा, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन होता है, इनको क्या बोला जाता है, कोर्स ग्रेन बोला जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इनका, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन फूड बोले जाते हैं यहाँ पे। नाउ अब ये मैंने तीनों आपको लिख दिए। अगर ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड दी प्रोडक्शन। ये क्या होता है आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप होता है, जो कि डिपेंड करता है उस एरिया के प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। राबी की बात करते हैं तो ये कौन सा क्रॉप होता है आपका, इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ये ड्राई रीजन वाले एरिया का होता है। बाजरा की बात करते हैं तो ये सैंडी सॉइल या फिर सेलो ब्लैक सॉइल के अंदर क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। सेकंड पॉइंट देखें, ये कैसा होता है, रेन फेड क्रॉप होता है, मोस्टली ग्रोन इन दी मॉइस्ट एरिया, ठीक है। ये अगर रेन फेड क्रॉप है तो ऑब्वियसली बात है ये कौन से एरिया में ज्यादा ग्रो होता है, मॉइस्ट वाला जो एरिया होता है वहां। ये आपका कहाँ ग्रो होता है, रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड सेलो ब्लैक सॉइल के अंदर। थर्ड पॉइंट की बात करें हम, और ये तो मैंने बता ही दिया है यहाँ कि ये कहाँ होता है, सैंडी सॉइल के अंदर एंड सेलो ब्लैक सॉइल के अंदर। मेनली प्रोड्यूस एंड अगर हम बात करें स्टेट की तो ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। रागी की बात करें आपका तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, और इसकी बात करें तो राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ओके बच्चा, तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ मेज, अब हम मेज की बात करते हैं तो मेज क्या बोला जाता है आपका, खारिफ क्रॉप है। इसके अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो उसको कितना चाहिए होता है, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर की जरूरत होती है। और साथ के साथ में ये कहाँ ग्रो होता है आपका, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उस रीजन में ये सबसे अच्छी तरीके से ग्रो होता है, ठीक है। नाउ इट इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर, ठीक है। ये जो क्रॉप होता है ना, इंसान के खाने के लिए भी काम आता है, और जो एनिमल होते हैं ना उनके खाने के लिए भी काम आता है, ठीक है। इसलिए इसको फूड, इंसान के खाने के लिए काम आ रहा है, फूडर क्योंकि इसको जानवर भी खा सकते हैं। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HY
Wheat seeds, fertilizer and irrigation have contribute to the increasing production of maize. अगर आप मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हो, जैसे कि आपके HYV सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, इरिगेशन हो गए, तो इसके कारण क्या हो सकता है, आपका जो मेज का प्रोडक्शन है ना, वो आपका क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, और अगर हम मेजर क्या बोल सकते हैं, मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है। और अगर हम कुछ स्टेट की बात करें, बिहार, मेज, बिहार के अंदर जैसे कि हमने देखा था, ये आपका खारिफ क्रॉप होता है, लेकिन बिहार के अंदर इसको क्या बोला जाता है, एक तरह से राबी सीजन में भी इसको ग्रो कर लिया जाता है। खारिफ में नहीं, राबी में भी इसको ग्रो कर लिया जाता है। कहाँ करा जाता है, बिहार के अंदर। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी याद रखना बच्चा, ये भी आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, आपका इंपॉर्टेंट है कि इन सम स्टेट लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो। नाउ अब हम बात करेंगे पल्सेस की। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन दी वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया क्या है बच्चा, अभी तक हम देखते आ रहे थे मैक्सिमम जगह हमारा सेकंड पोजीशन थी, लेकिन पल्सेस के अंदर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है और हमारे यहाँ वेजिटेरियन बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कहाँ से हम लोग कंज्यूम भी क्या करते हैं, इसको ज्यादा करते हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। जो पल्सेस है वो एक तरह से मेजर सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का, किसके लिए, वो जो वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए। मेजर पल्सेस की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड एजेक्ट्रा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको पल्सेस देखने को मिलेंगी इंडिया के अंदर। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चराइजर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। जो पल्सेस है उसको बहुत ज्यादा कम मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है, रेनफॉल उसको कम लगता है, और वो ड्राई कंडीशन के अंदर भी क्या कर लेती है, सर्वाइव कर लेती है इजिली। All this crop except अरहर help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air because of which it is grown in rotation with other crop। ठीक है, हम अरहर की जो दाल होती है ना, उसको छोड़ के बाकी की जितनी भी आपकी पल्सेस है ना, वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे करती है, वो क्या करती है, फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। एयर से जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या कर देती है, वो फिक्स कर देती हैं, बिकॉज ऑफ विच इट इज ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप। इसलिए इसको रोटेशन में यूज किया जाता है अदर क्रॉप के कारण, मतलब अदर क्रॉप के साथ। जैसे कि आपने मान के चलो कभी एक टाइम में आपने कोई दूसरा क्रॉप उगाया है, ग्रो किया है, और उसके बाद आप क्या करोगे, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए आप कोई भी पल्स को क्या कर लोगे, आप ग्रो कर लोगे, एक्सेप्ट अरहर की दाल को। ठीक है, मेजर पल्सेस अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा आपका प्रोड्यूस की जाती है पल्सेस, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक, ये 5 स्टेट है आपके। नाउ दिस इज द चार्ट पल्सेस का और आपका मेज का। ठीक है, तो आप देख लो किसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है और किसको क्या क्या, मतलब कौन कौन सा, मतलब कौन से क्रॉप एंड ऑल बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप पोस्ट करके एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। नाउ अब हम देखेंगे फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन। ठीक है, ग्रेन के अलावा जो हमारे फूड क्रॉप है अब उनकी बात करेंगे हम। सो फर्स्ट है आपका शुगर केन। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल, और साथ के साथ में इसको सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी बोला जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है बेटा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है इसको। टेम्परेचर जो है इसका 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर की इसको क्या होती है, नीड होती है। रेनफॉल इसको अच्छा खासा चाहिए होता है, 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखनी है, एक तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, और रेनफॉल इसको कितनी चाहिए होती है 75 से 100 सेंटीमीटर तक। नाउ इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल। ये जो है वो आपकी वेराइटी ऑफ सॉइल पे क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। नीड मैनुअल लेबर फॉर सोइंग और हार्वेस्टिंग। इसके अंदर मैनुअल लेबर की नीड होती है जब भी इसको हमें ग्रो करना होता है तब भी, और जब इसको हार्वेस्ट करना होता है, काटना होता है तब भी।
इंडिया जो है वो आपकी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहलाती है शुगर केन की आफ्टर ब्राजील, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपकी ब्राजील है, सेकेंड क्या है आपकी इंडिया है। शुगर केन एक तरह से आपका मेन सोर्स बोला जाता है आपका शुगर का, गुड़ मतलब कि जो जैगरी होती है उसका, खानसारी करके और मोलेसिस करके आपके एक और प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका ये मेन सोर्स बोला जाता है आपका। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर हम बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। नाउ इंडिया वॉज द सेकेंड, अब हम किसकी बात करेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑयल सीड का, ठीक है। तो ये 2016 के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट दिया गया है आपकी बुक के अंदर कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का, किसके बाद, चाइना के बाद, ठीक है। हम वर्ल्ड के अंदर बात करें आफ्टर चाइना सेकेंड पोजीशन जो है वो किसकी है आपकी, इंडिया की है ग्राउंड नट के अंदर, ठीक है। ग्राउंड नट समझते हो ना, मूंगफली आपकी। It was the third largest producer of rapeseed in the world after Canada and China. और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थर्ड नंबर पे इसका आता है रेप सीड के अंदर, कनाडा एंड चाइना के बाद। नाउ डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ऑयल सीड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली 12% टोटल क्रॉप एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। There are used as cooking medium as well as used as raw material in the production of soap, cosmetic and ointments, ठीक है। जो आपका बोलना चाहिए आपका जो ऑयल सीड्स है या ये ऑयल सीड्स से जो ऑयल निकलता है वो आपकी बहुत सारी चीजों में यूज होता है, कुकिंग के लिए तो यूज होता ही है, साथ के साथ में सोप या कुछ कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी आपका ये जो बोलना चाहिए एक तरह से ऑयल है उनका यूज किया जाता है, ओके। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कितने टाइप के बोलना चाहिए एक तरह से मेन ऑयल सीड्स है, ठीक है। इंडिया के अंदर कौन से मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो देयर इज आई थिंक 7 or 8 टाइप। फर्स्ट वन इज ग्राउंड नट, ओके। सेकेंड वन इज मस्टर्ड, थर्ड वन इज कोकोनट, फोर्थ वन इज सीसम, उसको तिल भी बोलते हैं, फिफ्थ वन इज सोयाबीन, sixth one is castor seeds, then coconut seeds, cotton seeds, sorry, cotton seeds, and then linseeds, और लास्ट इज योर सनफ्लावर, ठीक है। तो इतने आपके ऑयल सीड्स इंडिया के अंदर क्या किए जाते हैं, आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं। आई थिंक इट्स मतलब 9 टाइप के एक तरह से आपके ये हैं, ठीक है। नाउ अब ग्राउंडनट के बारे में देखते हैं। तो ग्राउंडनट जो है वो आपका खारिफ क्रॉप बोला जाता है, अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। और ये क्या बोला जा रहा है, खारिफ क्रॉप बोला जा रहा है, साथ के साथ में हाफ ऑफ द मेजर जो ऑयल सीड प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया का, उसका भी ये क्या करता है, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। 2016 से 2017 की अगर हम बात करें तो गुजरात आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। गुजरात आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट के अंदर, उसके बाद राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो गुजरात फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश। नाउ लिनसीड्स एंड द मस्टर्ड आर राबी क्रॉप, ठीक है। जो लिनसीड्स और मस्टर्ड है आपके वो कौन से कहलाते हैं, राबी क्रॉप कहलाते हैं। सीसम जो है वो आपका खारिफ क्रॉप कहलाता है नॉर्थ के अंदर, और साउथ के अंदर राबी क्रॉप कहलाता है, ओके। कैस्टर सीड जो है वो ग्रोन बोथ, ये आपका राबी एंड खारिफ क्रॉप दोनों कहलाता है। अब हम बात करते हैं हमारी टी की, ठीक है। टी इज एन बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश, ठीक है। आपका बेवरेज क्रॉप कहलाता है, एज यू नो दैट टी, कॉफी, ये सब क्या कहलाती है आपकी बेवरेज क्रॉप कहलाती है, जो कि इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था। आई नो दैट बच्चा, ये तो सभी जानते हैं कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिश ने, ठीक है, जब वो हमारे ऊपर रूल करने आए थे, राइट। अब ये जो इंडस्ट्री होती है ना उसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री बोली जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लेबर लगते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है उसको बहुत संभाल के क्या करना होता है, उसको तोड़ना होता है, ठीक है। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना इन 2016, ठीक है। इंडिया जो है आपकी वो क्या बोली जा रही है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बोली जा रही है यहाँ भी
किसके बाद? चाइना के बाद। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एज यू नो दैट जो टी कल्टीवेशन है वो किसका एग्जाम्पल है? आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियल बाय द ब्रिटिश। सॉरी, ये आपका पॉइंट फिर से रिपीट हो गया। वही बोला जा रहा है कि जो है ना, बोलना चाहिए टी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है आपका, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर किसके थ्रू? ब्रिटिश के थ्रू। बट भले ही इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? आपका ब्रिटिश ने किया था। बट अगर हम अभी की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट की बात करें, तो इस टाइम पे क्या बोला जा रहा है? टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडिया। ठीक है, अगर हम आज की बात करें तो मैक्सिमम या मोस्टली जो टी प्लांटेशन है वो किसके? खुद इंडियंस के। ओके, भले ही ब्रिटिश ने इसको इनिशियल किया था। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो आपका टी होता है ना, उसके लिए कैसे क्लाइमेटिकल कंडीशन चाहिए। तो इसके भैया बहुत नखरे हैं, ठीक है। तो टी ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। टी जो है वो आपकी दोनों क्लाइमेट के अंदर ग्रो हो सकती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। ठीक है, इसकी जो बुशेस होती हैं टी की, उसको कैसी रिक्वायरमेंट होती है? वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल। ठीक है। सॉइल टाइप की बात करें तो इट ग्रो ऑन डीप एंड फर्टाइल। इसको कैसा सॉइल चाहिए होता है? डीप और फर्टाइल और वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, यहाँ तो बोला जा रहा है उसको मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। और सॉइल की टाइम की अगर हम बात करें, इसको सॉइल की कैसी रिक्वायरमेंट होती है? तो सॉइल इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और ह्यूमस होनी चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ठीक है। रेनफॉल की बात करें तो फ्रिक्वेंटली शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। ठीक है, और इसको फ्रिक्वेंटली शावर या रेनफॉल की नीड होती है एक तरह से आपका, जो आपका पूरा साल अच्छे से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो आपकी, और जिसके कारण जो इसकी लीव्स है ना वो अच्छे से ग्रो करें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी जो लीव्स होती है ना वो खराब हो जाती है, प्रॉपर ग्रो नहीं करती है। स्टेट की अगर हम बात करें कि मेन ये आपका कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, तो आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, नाम मैंने थोड़े से फास्ट बोल दिए स्टेट के। आप क्या कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके बच्चा इसके नाम आप एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको करना भी चाहिए। नाउ अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड बेवरेज जो है आपका कॉफी। सो इंडियन कॉफी जो है ना बच्चा, वो वर्ल्ड की एक तरह से, मतलब उसकी गुड क्वालिटी के लिए पूरी वर्ल्ड के अंदर जानी जाती है। ठीक है, तो इंडियन कॉफी इज नोन इन दी वर्ल्ड के अंदर वो जानी जाती है कैसे? उसकी गुड क्वालिटी के लिए। इट्स गुड क्वालिटी। नाउ ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस है आपके आने के या पूछने के आपके एग्जाम में। द अरेबिक वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यामिन इज प्रोड्यूसर इन दी कंट्री। ठीक है, एक तो जो इसकी कौन सी वेराइटी सबसे बेस्ट मानी जाती है? अरेबिका करके इसकी वेराइटी आती है कॉफी की, वो बेस्ट मानी जाती है। और ये कौन हमारे इंडिया के अंदर लेके आया था? तो वो यामेन करके जो आपकी कंट्री है वो, जैसे कि ब्रिटिश ने टी का हमारे यहाँ क्या बोलना चाहिए इंट्रोड्यूस किया था, वैसे ही कॉफी को किसने प्रोड्यूस किया है? यामेन ने। दिस वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऑब्वियसली बात है, ये बेस्ट क्वालिटी के लिए फेमस है, तो इसकी जो डिमांड है ना वो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। ठीक है, इस वेराइटी की। Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hill, and even today, its cultivation is confined to Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में ये कहाँ कल्टीवेट होती थी? बाबा बुदान हिल्स के अंदर। ठीक है, बट उसके बाद हम आज की बात करें तो नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में भी क्या किया जाता है? इसका कल्टीवेशन किया जाता है बच्चा। नाउ अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप की। ठीक है, so in 2016 India was the second largest producer of fruits and vegetable in the world after China. ठीक है, हम हॉर्टिकल्चर की भी बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों की हम बात करेंगे। तो इंडिया यहाँ भी क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। चाइना तो हर जगह आगे निकल रहा है, कोई नहीं, हम भी करेंगे। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फूड। ठीक है,
जो इंडिया है वो आपका ट्रॉपिकल एज वेल एज जो टेम्परेट फूड होता है उसका प्रोड्यूसर है। ये आपके कुछ नाम दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज आपकी मतलब ग्रो होती है। मैंगोज की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस की बात करें आपका तो नागपुर और क्या बोलना चाहिए आपके मेघालय में चिरापुंजी करके जो जगह है वहां। बनाना की अगर हम बात करें तो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गोवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल आपका मेघालय में। ग्रेप्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल, पियर्स, एप्रिकोट एंड वॉलनट की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ओके बच्चा, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ किसकी डिमांड ज्यादा है, मतलब ग्रोथ ज्यादा, मतलब कहाँ सबसे ज्यादा कौन सा जगह कौन से फ्रूट्स एंड ऑल आपके ग्रो होते हैं। नाउ इंडिया इज द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीस, कॉलीफ्लावर, ओन अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक है, अब वो तो हमने देख लिया आपका कि फ्रूट्स के अंदर कहाँ कहाँ था। लेकिन अगर हम वेजिटेबल की भी बात करें तो इंडिया के जो प्रोड्यूसर है मेन वो किस किस के हैं। पी मतलब कि आपका पता है आपका क्या बोलते हैं, मटर, कॉलीफ्लावर आपका होता है आपका गोभी, ठीक है, फूल गोभी का जो होता है। अनियन आपको पता ही है, प्याज। कैबेज आपका जो बंद गोभी होती है, पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं। टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक है, नाउ अब हम नॉन फूड क्रॉप की बात करेंगे। हमने फूड क्रॉप देख लिए, ग्रेन वाले देख लिए, अदर ग्रेन वाले देख लिए, अब आपके कौन से बचे हैं नॉन फ्रूट क्रॉप्स के बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट नंबर का जो है वो आपका रबर है। It is an equatorial crop, but under special condition, it is also grown in tropical and subtropical area. ठीक है, रबर को वैसे कौन सा क्रॉप बोला जा रहा है बच्चा, इक्वेटोरियल क्रॉप बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप कुछ कंडीशन का ध्यान रखते हैं या कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर आप उसको ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरिया में भी क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ठीक है, वैसे देखा जाए बाय नेचर तो क्रॉप वो रबर जो है आपका वो इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर आप उसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। रेनफॉल इसको मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए होती है और टेम्परेचर इसका कितना होना चाहिए, अबव 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रो मटेरियल। रबर को एक तरह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल का रो मटेरियल बोला जा रहा है, क्योंकि रबर से फिर बहुत सारी चीजें बनती हैं आपकी। मेनली यहाँ कहाँ ग्रो होता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश नहीं है सॉरी, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। यहाँ आपका मेनली क्या होता है, ये ग्रो किया जाता है। और ये आपका कुछ नेचुरल रबर वर्ल्ड एप्लीकेशन है आपका कि टायर के लिए कितना यूज होता है, होस एंड बेल्ट्स के लिए कितना यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए कितना यूज होता है। तो ये सारी आप देख लीजिएगा कहाँ कितना परसेंट आपका यूज होता है। ओके बच्चा, नाउ अब हम बात करेंगे फाइबर क्रॉप्स की हमारी। सो फाइबर क्रॉप की हम बात करते हैं तो फाइबर क्रॉप में आपके तीन मेन आते हैं, नहीं सॉरी 4 फाइबर क्रॉप है आपके, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ठीक है, तो कॉटन, जूट, हेम्प एंड जो नेचुरल सिल्क होते हैं ये आपके 4 टाइप के मेजर फाइबर क्रॉप बोले जाते हैं इंडिया में जो ग्रो किए जाते हैं। The first three are derived from the crop grown in the soil. The latter is obtained from cocoon on this silkworm feed on green लीव्स स्पेशली मलबरी। ठीक है, जो फर्स्ट 3 बोले जा रहे हैं वो आपके कहाँ कैसे ड्राइव किए जा रहे हैं, फ्रॉम दी क्रॉप ग्रोन इन दिस सॉइल। कहाँ किए जा रहे हैं, क्रॉप ग्रोन इन दिस सॉइल। लेकिन लेटर इज ऑप्टेन, बाद में क्या किया जाता है, कुकुन जो है वो सिल्क वॉर्म जो है, मतलब आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की एक लीव्स होती है जिसको मलबरी लीव्स बोलते हैं, उसके ऊपर आपका सिल्क वॉर्म को रखा जाता है एंड फिर वो क्या होता है आपका सिल्क वॉर्म क्या होता है आपका, मतलब सिल्क जो होता है वो क्या होता है आपका प्रोड्यूस होता है। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ कैसे। देखो ऐसे, ये है आपकी, इसके ऊपर ये एग था, फिर ये लार्वा में हुआ, ये प्यूपा हुआ, फिर डेवलपिंग कैसे डेवलप हुआ, फिर ये कैसे एडल्ट हुआ। तो ये इस टाइप से क्या होता है, इसका सिल्क वार्म का भी प्रोडक्शन ऐसा ही होता है। ठीक है,
तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेग्रीकल्चर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चा सेग्रीकल्चर क्या होता है। तो जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, जो भी रियरिंग की जाती है सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन करने के लिए, किसका प्रोडक्शन करने के लिए, सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ठीक है, इंडिया को क्या बोला जा रहा है, कॉटन प्लांट का ओरिजिनल होम बोला जा रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर गर्मी भी पड़ती है और हमारे यहाँ कॉटन की क्वालिटी अच्छी मिलती है बच्चा। कॉटन इज दी वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन क्या एक तरह से वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल बोला जा रहा है किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इन 2016 इंडिया क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, फिर से सेकंड लार्जेस्ट है वो कॉटन के प्रोड्यूसर का, किसके बाद, चाइना के बाद। नाउ कॉटन ग्रो वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ठीक है, जो कॉटन है वो आपका एज यू नो दैट ब्लैक सॉइल जो होती है उसके अंदर ही ग्रो किया जाता है आपका, और जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ है आपका, डेक्कन प्लेटू के अंदर पाई जाती है, इसलिए जो ब्लैक सॉइल है उसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ओके, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के साथ इसको रेनफॉल की भी अच्छी खासी जरूरत होती है। ठीक है, तो इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, और सॉरी इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और क्या बोलना चाहिए, लाइट रेनफॉल की जरूरत होती है या फिर इरिगेशन की, और इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए होते हैं। ठीक है, 210 क्या चाहिए होते हैं, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, और उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, इसलिए बोला जा रहा है ये ड्रायर पार्ट में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है प्रॉपर। नाउ ये आपका क्या होता है, खरीफ क्रॉप होता है, इसको कितना टाइम लगता है, इसको 6 to 8 मंथ लगता है मैच्योर होने में। अगर हम मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ओके बच्चा, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं जूट की आपकी। एज यू नो दैट जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है, इट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। ठीक है, इसको कैसा सॉइल चाहिए होता है, बिल्कुल फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है, इन दी फ्लड प्लेन वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरीवेयर। इसको इस टाइप की सॉइल चाहिए होती है, एक तो फर्टाइल बहुत ज्यादा, और वो सॉइल जो कि हर साल क्या हो सके, रिन्यू हो सके। टेम्परेचर इसको हाई चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, जब भी इसका ग्रोथ का टाइम होता है इसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चाहिए होता है। एंड मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय हैं आपके। इससे आपका क्या क्या बनता है, आपका जो गनी बैग्स होते हैं वो बनते हैं, मैट्स बनते हैं, रोप बनती है, यान बनते हैं, कारपेट बनते हैं, और भी बहुत सारे आपकी चीजें जो कि आपके जूट से बनती हैं। ठीक है, बट इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है बच्चा, क्योंकि ये हैंडमेड आइटम बनते हैं इससे, तो इसलिए जो इसका है ना मार्केटिंग वैल्यू है ना, अब दिन पे दिन क्या होती जा रही है, उसकी कम होती जा रही है, और उसकी जगह किसने ले ली है, आपके जो सिंथेटिक्स फाइबर जो है उनने इसकी जगह ले ली, स्पेशली आपका नायलॉन जो होता है उसने। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा आपके यहाँ एक और टॉपिक है भूदान और ग्रामदान करके। ठीक है, अब हम देखेंगे भूदान और ग्रामदान होता क्या है आपका। एक्चुअली में इसको इनिशिएटिव जो किया था, ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, इनने क्या किया था, ये जो रिस्पेक्टिव पर्सन है इनने इसका इनिशिएटिव किया था। इनका नाम क्या है आपका, विनोबा भावे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है भूदान और ग्रामदान जो है वो किसने किया था, वो विनोबा भावे जो थे उन्होंने इनिशिएट किया था। ठीक है, एक तरह से सभा टाइप की चल रही थी उस टाइम पे, जब ये कुछ स्पीच एंड ऑल दे रहे थे, तो जब उन्होंने कुछ बोला होगा तो उस टाइम पे कुछ किसान एंड ऑल, किसान ये लोग थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास जब जमीन ही नहीं है तो हम खेती एंड ऑल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ इसके पीछे स्टोरी थी। तो उस टाइम पे जब इन्हें बहुत ज्यादा, जब उनने जो किसानों की बात सुनी तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ, और जब वो जहाँ सभा चल रही थी तो वहां एक और आपके पर्सन थे, वो भी बहुत सही थे, जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। उनने जब किसानों ने ये बात बोली तो उनने उसकी बात सुनी, और सुनने के बाद बिना किसी के कहे उनने 80 एकड़ जो लैंड है अपनी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, किसके अंदर,
जिनके पास जो 80 लैंडलेस विलेजर थे ना, विलेजर जो थे उनके अंदर क्या कर दिया, उनने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो एक तो आपका जो भूदान और ग्राम दान जो है, तो वो किसने इनिशिएट किया था, विनोबा भावे ने किया था। और आपके श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे, उनने अपनी 80 एकड़ जो लैंड थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी किसके अंदर, 80 लैंडलेस विलेजर के अंदर। ठीक है, ओ इसी को क्या बोला जाता है, ये जो एक्ट है इसको ही भूदान बोला जाता है, क्योंकि क्या करा जा रहा है, भूमि का दान करा जा रहा है। भूदान क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भूमि का दान किया जा रहा है। ठीक है, नाउ अब ये तो हुआ, और उसी टाइम पे कुछ जमींदार थे, उनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी हुआ करती कि उनके खुद के मतलब जमीन नहीं, पूरे का पूरा गांव उनका हुआ करता था। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या किया, जो गांव है ना, गांव पूरा गांव का गांव ही क्या कर दिया, दान कर दिया। तो ग्राम का मतलब क्या होता है, आपका गांव होता है। ठीक है, या विलेज बोलो, तो इसलिए इसका नाम ग्राम दान, ग्राम मतलब कि गांव, विलेज को हमने क्या कर दिया, दान कर दिया। ठीक है, तो कुछ जमींदार ऐसे थे कि उनने पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा ग्राम, आपका विलेज ही क्या कर दिया, जो लैंडलेस आपके फार्मर्स थे उन्हें दे दिया। इसको ग्राम दान बोला जाता है। ठीक है, जिनने जमीन दी, भूमि दी, उसको भूदान बोला जाता है। जिनने ग्राम दिया, ग्राम मतलब कि गांव, विलेज दिया, उसको क्या बोला जाता है, ग्राम दान बोला जाता है। और ये जो आपका भूदान और ग्रामदान मूवमेंट था, एक तो इसको इनिशिएटिव किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था। और इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना लड़ाई हुई थी, ना कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। लोगों ने अपनी स्व इच्छा से, या बोल सकते हैं अपनी मर्जी से, आप उनकी जो चीजें थी या उनका लैंड जो थी उसको क्या किया था, दान कर दिया था। ठीक है, इसलिए ब्लड लेस रेवोल्यूशन आपको पूछा जाए किसको बोला जाता है बच्चा, तो ये आपको पता होना चाहिए। भूदान और ग्रामदान जो है उसको आपका क्या बोला जाता है, ब्लड लेस रेवोल्यूशन बोला जाता है। और किसने इनिशिएटिव किया था, आपका विनोबा भावे ने इसको इनिशिएटिव किया था। और जो कुछ 80 एकड़ जो लैंड थी वो किसने दी थी, श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे उनने अपनी दान की थी। और कुछ जमींदार थे, उनने अपना पूरा का पूरा विलेज ही क्या कर दिया था, दान कर दिया था। ठीक है, मतलब सबसे पहले उनने स्टार्टिंग की थी, रामचंद्र जो थे आपके रेड्डी ने, उसके बाद बाकी के लोगों ने भी स्टार्टिंग कर दी थी। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, सो मोर देन 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। एज यू नो दैट, ये हमने हमारे स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है हमने कि 60% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। आफ्टर इंडिपेंडेंस major institutional reforms such as cultivation, consolidation of holding, cooperation of abolition of जमींदार etc were given priority। ठीक है, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिले, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बच्चा क्या हुआ कि हमारे यहाँ के जो नेता थे, लीडर्स थे, उनने कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को स्टार्ट किया, जैसे कि कल्टीवेशन करना, कंसोलिडेशन करना, आपका कॉपरेशन ऑफ करना, या फिर आपका बोलना चाहिए जमींदारी सिस्टम जो था उसको अबॉलिश करना। इन सबको प्रायोरिटी ज्यादा दी गई। ठीक है, मतलब कि अगर किसी की मतलब छोटी मोटी जमीन है तो उसको प्रॉपर एक थोड़ा सा बड़ा करके देना, एंड ऑल करना, और जो जमींदारी सिस्टम चल रहा था उसको पूरे तरीके से अबॉलिश कर देना, मतलब ले दे के जो छोटे मोटे फार्मर है उनका क्या करना, उनकी हेल्प करना। इस टाइप के हमारे यहाँ क्या किया गया, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म किए गए। ओके, दो टाइप के रिफॉर्म पढ़ेंगे बेटा, एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म पढ़ेंगे, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पढ़ेंगे आपका। सो in 1960 and 1970 technical reforms such as green revolution and white revolution also introduced to improve the condition of agriculture। ठीक है, 1960 से 1970 की टाइम की अगर हम बात करें, उस टाइम पे आपका कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स लेके आए गए थे बच्चा। ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एंड ऑल हो रही थी आपके यहाँ एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर का बोलना चाहिए जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम कुछ टेक्निकल रिफॉर्म लेके आए थे, जैसे कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चा, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका ये जो बोलना चाहिए आपका व्हीट एंड ऑल इन सब के लिए होता है। व्हाइट रेवोल्यूशन आपका जो डेयरी प्रोडक्ट होता है उसके लिए होता है। ठीक है, तो जिसके कारण आपकी एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, तो हम क्या लेके आए, दो टेक्निकल रिफॉर्म लेके आए, एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक व्हाइट रेवोल्यूशन। नाउ in 1980s and 1990s various provision for crop insurance establishment of Grameen Bank, cooperative society and bank for providing loan facility to the farmer at lower rate of interest। ये तो हमने करी, रेवोल्यूशन लेके आए दो हम, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। साथ के साथ में 1980s से लेके 1990s की बात करें, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी हम बोल सकते हैं स्कीम निकाली। ठीक है, या बहुत सारे रिफॉर्म किए, जैसे कि
जो फार्मर है उनको क्रॉप इंश्योरेंस दिया कि अगर आपका क्रॉप खराब हो जाता है, कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो आपका क्या हो सके, आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट की साइड से। इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रामीण बैंक या फिर क्रॉप कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है उसको भी स्टैब्लिश किया गया है, जिसके कारण आपको जो फार्मर जो उनको इजिली लोन मिल सके वो भी कम रेट पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रेट मिले, उन्हें कम रेट पे क्या मिल सके, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिल सके, लोन मिल सके, ठीक है। तो हमने ये 2 पॉइंट देखे, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी चीज क्रॉप इंश्योरेंस या फिर ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उसको भी क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, जिसके कारण जो आपके फार्मर है उनको इजिली लोन मिल सके, वो भी कम प्राइस पे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो आपका कम हो, ठीक है। सब इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट्स आर, कुछ इनिशिएटिव आपकी गवर्नमेंट ने भी लिए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स एंड ऑल निकाली उनके लिए, ठीक है। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड निकाला गया आपका, ठीक है, कि आप नॉर्मली मतलब जो से क्रेडिट कार्ड जो होता है वो बना दिया जाता है, तो आप गवर्नमेंट से एक तरह से बोरो कर सकते हो पैसे एंड ऑल। पर्सनल इंसिडेंट इंश्योरेंस स्कीम निकली, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, अगर कोई भी आपका पर्सनल क्या बोला जाता है इंसिडेंट एंड ऑल हुआ है, एक्सीडेंट एंड ऑल हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सम अदर और भी बहुत सारे जो स्कीम्स थी वो निकाली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसके कारण फार्मर को क्या हो सके, इन शॉर्ट बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई आपकी, किसके लिए, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन, और साथ के साथ में जो आपका दूरदर्शन डीडी चैनल जो होता है आपका, और जो रेडियो जो होता है आपका, उसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी चलाया गया फार्मर के लिए, जिसके अंदर वो मतलब आपकी फार्मिंग जो है, आपके क्रॉप को आप कैसे अच्छे से ग्रो कर सकते हो या क्या क्या चीजें कर सकते हो आप उसके अंदर, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन अच्छा हो, वो सारी चीजें बताई जाती थी। इसके अलावा 24 आवर्स की इनकी क्या बोलना चाहिए, कॉलिंग सेंटर जो होता है, बीपीओ जो होता है, उसकी भी सर्विस प्रोवाइड की गई थी, कि किसी फार्मर को अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी खेती में कोई दिक्कत जा रही है, तो वो कॉल करके वहां बात कर सकता है, और वहां से उसको क्या किया जाएगा, सजेस्ट किया जाएगा कि आप ऐसा कीजिए, उसके कारण आपकी जो फार्मिंग है और अच्छी होगी, या जो आपकी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी दूर हो जाएगी। ओके बच्चा, नाउ इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एमएसपी बोला जाता है इसे। इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे कि मान के चलो कि बीच में मिडिल मैन होते हैं, ठीक है, ब्रोकर जो होते हैं, जो फार्मर को परेशान करते हैं या कम पैसों में खरीद लेते हैं और ज्यादा पैसे में बेचते हैं ऑल, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक मिनिमम प्राइस रखा कि आप इतने प्राइस में क्या करोगे, बेच सकते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट अगर कोई और नहीं खरीद रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको उस प्राइस में क्या कर लेगी, खरीद लेगी, तो जिसके कारण फार्मर का क्या ना हो सके, लॉस ना हो सके। ओके, नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब हमने ये तो देख लिया हमारे 60% जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अब हमें ये देखना है कि एग्रीकल्चर का इतना सारा परसेंट, 2/3 जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, तो इसका नेशनल इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितनी, या इसका क्या रिजल्ट निकला, उसके अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो 2010 से लेके 11 की बात करें तो अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर, ठीक है। हम 2010 से 2011 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो 52% आपकी टोटल वर्कफोर्स जो है ना, या जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है ना, वो कहाँ है, आपकी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, फार्म सेक्टर में देखा जाता है आपका। The share of agriculture in the GDP is decline. After that also जो इसका जो शेयर है जीडीपी का एग्रीकल्चर का, वो क्या हो रहा है, दिन पे दिन कम होता जा रहा है, ठीक है। भले ही हमारे 60% जो पॉपुलेशन है वो इसके अंदर ही इन्वॉल्व है, आफ्टर दैट ऑल्सो जो एग्रीकल्चर का जीडीपी है वो क्या हो रहा है, आपका डिक्लाइन होता जा रहा है। इट मीन्स जो हमारा एग्रीकल्चर करने का तरीका है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जा रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ से गलती हो रही है, तभी तो उसके इतना ज्यादा पॉपुलेशन उसके अंदर, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, आपका है ना अच्छे से आपका बोलना चाहिए, आपका उसके बाद भी जीडीपी वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है ना बच्चा। ये भी एक सोचने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसके अंदर अपना 60% आप अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है। 60% टाइम देने के बाद भी अगर आप उस एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो,
ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी जो स्ट्रेटेजी बनी है उसके अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहा। वैसे ही यहाँ भी बोला जा रहा है जो इतने ज्यादा पॉपुलेशन हमारी 60% तक की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के अंदर है, उसके बाद भी जो उसका जीडीपी का शेयर है वो क्या है आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, तो मतलब जो हमारे मेथड्स एंड ऑल थे, टेक्नोलॉजी एंड ऑल थी, उसके अंदर क्या थी, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, राइट। सो स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी देने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए, अब हम वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज ICAR, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपको, आप देख लेना। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं स्टेब्लिश किया गया आपका इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, वहां आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड ऑल सारा क्या रिसर्च एंड ऑल की जाती थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, आपके जो भी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आपके यूनिवर्सिटीज एंड ऑल प्रोवाइड की गया है, और वेटनरी सर्विसेज आपकी प्रोवाइड की गई, साथ के साथ में एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी क्या किए गए, प्रोवाइड किए गए। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे ये सारी चीजें तो उन्हें प्रोवाइड की गई कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो उन्हें देने लगे, मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट ने ये स्टेप प्रोवाइड की। लेकिन उसके बाद भी जो इंडियन फार्मर्स थे ना, उन्हें कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर डिक्रीज, जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती थी फर्टिलाइजर के ऊपर, जिसके कारण जो गरीब लोग भी होते थे, गरीब फार्मर भी होते थे, तो वो क्या करते थे, वो प्रॉपर फर्टिलाइजर को खरीद लेते थे, और खरीदने के बाद वो उसका यूज करते थे, तो उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी मिलती थी वो क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। ठीक है, सेकेंड, लो सेल ड्यू टू रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और साथ के साथ में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, जिसके कारण जो सेल है वो भी क्या हुई आपकी, कम हो गई। ठीक है, तो लो सेल क्या हो गई आपकी, कम हो गई। क्यों हो गई, ड्यू टू रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके ऊपर रिडक्शन हो गया आपका। ठीक है, किसके ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, इसलिए वो क्या हो गई, कम हो गई। फार्मर स्टिल डिपेंड ऑन दी रेनफॉल एंड प्रिमिटिव मेथड, आज भी फार्मर किसके ऊपर डिपेंड थे, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थे, क्योंकि हमारे यहाँ का इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, और प्रिमिटिव मेथड को क्या करते थे, यूज करते थे, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है बच्चा, तो इस स्लाइड पे हमने तीन प्रॉब्लम्स देखी। एक तो फार्मर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करती थी फर्टिलाइजर के ऊपर, वो डिक्रीज हो गई, उनकी जो सेल थी वो भी कम हो गई, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे वो रिडक्शन हो गया उसका। और जो फार्मर थे वो किसके ऊपर डिपेंड थे, अभी भी रेनफॉल के ऊपर, प्रिमिटिव मेथड्स का यूज करते थे। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, क्या इम्पैक्ट पड़ा आपका एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर। सो ग्लोबलाइजेशन प्रिवेल्ड सिंस कॉलोनियल टाइम, ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, प्रिवेल्ड कर रहा है, कब से, आपका कॉलोनियल टाइम से ही कर रहा है वो तो। ठीक है, 19th सेंचुरी इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्री। तो बच्चा क्या बोला जा रहा है आपका, 19th सेंचुरी से हम देखते आ रहे हैं कि जो इंडियन स्पाइसेस रहते थे वो बहुत ज्यादा फेमस होते थे, जो कि एक्सपोर्ट किए जाते थे कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। नाउ कॉटन वॉज लार्जली एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज रॉ मटेरियल ड्यू टू इट्स क्वालिटी। ठीक है, जो आपका कॉटन हुआ था वो भी ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी होती थी ना रॉ मटेरियल की, वो बहुत शानदार होती थी, बहुत अच्छी होती थी। ओके, नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश इन आप बोलना चाहिए मैनचेस्टर एंड लिवरपूल ड्यू टू एबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो भी क्या हो रही थी, फ्लोरिश हो रही थी, बढ़ रही थी, क्योंकि जो गुड क्वालिटी आपकी थी कॉटन की वो क्या करी जा रही थी, अवेलेबल की जा रही थी, उन्हें प्रोवाइड की जा रही थी। नाउ आफ्टर 1990 इंडियन फार्मर फेस न्यू चैलेंजेस, 1990 के अंदर इंडिया के जो फार्मर्स थे उन्हें कुछ न्यू चैलेंजेस को फेस किया। दैट इज इंडिया कुड नॉट कंप्लीट विथ हाईली सब्सिडीज एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडिया क्या नहीं कर पा रही थी, कंप्लीट नहीं कर पा रही थी विथ हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर को। ठीक है, जो हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर हो रहा है उसको क्या नहीं कर पा रही थी, वो कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। जेनेटिक इंजीनियर रेवोल्यूशनरी एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद क्या किया गया, जो जेनेटिक बोलना चाहिए
इंजीनियरिंग रेवोल्यूशनल है वो उसको क्या किया गया, एक तरह से लेके आया गया आपका एग्रीकल्चर को। देन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स, और जिसके बेसिस पे फिर क्या किया गया आपका, जो आपकी वेराइटी ऑफ सीड्स है, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स, उसको क्या किया गया, इन्वेंट किया गया। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया बच्चा। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया के अंदर अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, प्रैक्टिस विदाउट पेस्टिसाइड्स एंड फैक्ट्री। ठीक है, और इसकी कैसी प्रैक्टिस की जाती है, इसके अंदर पेस्टिसाइड्स एंड ऑल इनका यूज नहीं किया जाता है। एक्सपर्ट सजेस्ट दैट फार्मर्स शुड अडॉप्ट, अब क्या इसके अलावा जो एक्सपर्ट है वो क्या सजेस्ट करते हैं, फार्मर को क्या क्या अडॉप्ट करना चाहिए, डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप। जो डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न है उससे क्या करना चाहिए उन्हें, जो आपका बोलना चाहिए डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल है वो हाई वैल्यू क्रॉप के अंदर उन्हें एक तरह से क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए, जिसके कारण उनकी क्या बोलना चाहिए, एक तरह से इनकम जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, तो जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है सीरियल वाला उसको हमने हाई वैल्यू क्रॉप जो उसके अंदर कन्वर्ट करना चाहिए, आपका हमें शिफ्ट करना चाहिए उस साइड आपके, जिसके कारण जो आपकी है ना बोलना चाहिए आपकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, और जो आपका एनवायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्शन टू ग्रो एंड वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप। जो इंडिया का डाइवर्स क्लाइमेट है वो एक तरह सा हार्श है। ठीक है, किसके ऊपर, टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप, जो हाई वैल्यू क्रॉप है उसको ग्रो करने में। ठीक है, बट ठीक है, हमें कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा ना। तो ये जो एक्सपर्ट है वो सजेस्ट करते हैं इंडियन फार्मर्स के लिए। अब हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। क्या बेनिफिट है आपका जो भी चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया के अंदर है उसका। If India change its cropping pattern, that is from cereal to high value crop, then it has to import food crops. ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपका, अगर इंडिया ये जो उसका क्रॉपिंग पैटर्न है, जो सीरियल ज्यादा आपके सीरियल्स जो होते हैं उनको ज्यादा हम ग्रो करते हैं, उसकी जगह हम हाई वैल्यू क्रॉप को करने लगे तो उससे क्या होगा, फूड क्रॉप जो है उसको क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग 1916 इट वाज सीन एज अ डिजास्टर। और जो 1916 के अंदर क्या देखा गया, ये एक तरह से वो डिजास्टर देखा गया उसका। ठीक है, जब हमने ये सारी चीजें की। नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ इंडिया इंपोर्ट सीरियल बाय एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कम्युनिटी, इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमिक लाइक इटली, चाइल्ड एंड इजराइल। ठीक है, अगर हम दूसरी साइड देखें, जैसे कि वो देखा था कि उस टाइम पे जो हमने करा था 1916 के टाइम पे, तब क्या था, एक तरह से डिजास्टर देखा गया। लेकिन अगर इंडिया इंपोर्ट करती है सीरियल जो क्रॉप होती है उसको वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कम्युनिटी, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं हम हाई वैल्यू कम्युनिटी, उसकी जगह हम इंपोर्ट करते हैं सीरियल क्रॉप को, तो उसके कारण जो हमारी इकोनॉमिक होगी वो क्या होगी, और ज्यादा अच्छी होगी, जैसे कि इटली, इजराइल एंड चाइल्ड की आपकी। ठीक है, दीज कंट्री एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट, ये कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है फार्म प्रोडक्ट, जैसे कि आपका ऑलिव हो गया, जो हो गया। ठीक है, जो ऑयल होता है उसकी जो सीड्स होती है, ऑलिव सीड्स जो होती है इनको करती है, या फिर आपका वाइन सीड्स जो होती है इनको, जिसके कारण क्या होती है, इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एक्सपोर्ट किया जाता है इन्हें। और इम्पोर्ट क्या करती है, वो सीरियल। ठीक है, क्योंकि जो सीरियल होता है ना वो कम होता है बच्चा। ठीक है, सीरियल की जो वैल्यू होती है वो कम होती है कंपेरिजन टू इन प्रोडक्ट के, जिसके कारण इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो अच्छी, और हम उल्टा करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती है इसके अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैंने भी बहुत अच्छे से सारे टॉपिक और कम से कम टाइम में करवाने की कोशिश की है। बट आई नो दैट ये 1.5 से 2 घंटे का वीडियो तो हो ही गया होगा बच्चा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, एज यू नो दैट, है ना, राइट। सो ये आपका यहाँ का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, अब इसके बाद हमारा एमसीक्यूज आने वाले हैं, एक बार आप इसको बच्चा पढ़ लेना, जो मैंने आपको चार्ट एंड ऑल बना के दिए उसको पढ़ लेना आप एक बार, तो जिसके कारण आप हमारा एमसीक्यूज वीडियो आप अटेंड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, आपको कितना याद हुआ, आपने याद किया है तो उसके बाद उसके बेसिस पे आप कितने आंसर सही कर रहे हैं। ओके, तो हम वहां मिलेंगे, तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितने आंसर सही किया, आप वहां मुझे रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको इसी के एमसीक्यूज देने वाली हूँ। और इसके अलावा एज यू नो दैट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को। और जब आप मेरा वीडियो देखते हैं उसके बाद आपको लगता है ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद एमसीक्यू सीरीज। ओके।